नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हमने जो कल कार्य किया था उस कार्य को दूसरे रूप में दूसरे प्रकार के से और हल करने का प्रयास करते हैं। हमने स्क्वायर वेल पोटेंशियल लिया था और स्क्वायर वेल पोटेंशियल में हमने दो केस बताए थे। पहला केस था कि यदि पोटेंशियल का मान बी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एक्स इज़ लेस देन ए और एक्स इज़ ग्रेटर देन ए। साथ ही हमने पोटेंशियल को बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी ज़ीरो बाउंड्री कंडीशन पे डिफाइन किया था इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एक्स इज़ लेस देन ए। इस तरह के पोटेंशियल पर हमने इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी के आधार पर दो केस लिए थे। पहला केस कल डिस्कस किया था और पहला केस था कि मान लीजिए जो बाईं ओर से पार्टिकल आ रहा है उस पार्टिकल का एनर्जी पॉजिटिव है, E इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो उस केस में पार्टिकल के ट्रांसमिशन होने की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। पार्टिकल स्कैटर्ड होगा और हमने ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कल कैलकुलेट की थी। उस केस में रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट किया गया और ये बताया गया कि इन दोनों का जो सम है वो 1 के बराबर होगा। इसका अर्थ हुआ कि इस तरह के पोटेंशियल पर और एनर्जी ग्रेटर देन ज़ीरो केस में ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इस तरह के प्रॉब्लम को जो दो साइंटिस्ट ने सॉल्व किया था, रामसॉ और टाउनसेंड ने, उन्होंने ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी ली थी। ख़ास तौर से इनर्ट गैस एटम पर उन्होंने कार्य किया और इससे रामसॉ टाउनसेंड इफ़ेक्ट जो दिया था वो दिया, या कह सकते हैं हम रेजोनेंट स्कैटरिंग को समझाया। अब जो दूसरा प्रकार है वो इस प्रकार से है कि मान लीजिएगा इस पोटेंशियल पर जो बाईं ओर से पार्टिकल आ रहा है उसका एनर्जी ज़ीरो से ज़्यादा नहीं है बल्कि ज़ीरो से कम है, अर्थात एनर्जी का मान नेगेटिव है। तो उस केस में जो पार्टिकल है वह है इस स्क्वायर वेल पोटेंशियल में बाउंड हो जाएगा और बाउंड होने पर पोटेंशियल वेल के अंदर पार्टिकल कन्फाइंड रहेगा, साथ ही साथ वो बाउंड स्टेट को फॉर्म करेगा। हमने पहले रीजन के लिए जिस प्रकार से प्रॉब्लम हल करते हैं और जो हमारे 4 कदम हैं जो हम शुरू से हर पोटेंशियल प्रॉब्लम पर अप्लाई कर रहे हैं वही कार्य यहाँ पर करते हैं। पहले रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा, डेल टू साई वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई साई ज़ीरो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने ई का मैग्नीट्यूड यूज कर लिया है। ई का मैग्नीट्यूड यूज कर लिया है, इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ई, हमने इस बात को पहले से कंसीडर कर लिया है कि एनर्जी नेगेटिव में है और इसके कारण इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन अपीयर्ड हो रहा है और इसका अर्थ है डी टू साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर साई वन। तो हमने नेगेटिव को कंसीडर कर लिया है। आगे ध्यान रहे जब भी एनर्जी की कोई टर्म आएगी तो उसमें दोबारा नेगेटिव नहीं लगाना है और हम उसका मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करेंगे। और इस प्रकार से इसके जो सॉल्यूशन हैं वो लिख दिए गए हैं। साई वन इज इक्वल्स टू ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स। चूँकि
यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हम साई 1 के सॉल्यूशन को चेंज करेंगे, आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपल फिर ae⁻ik1 और धनात्मक और ऋणात्मक वैल्यूज रह जाएगी। दूसरे क्षेत्र में देखें, del 2 psi 2 upon del x square plus 2m by h cross square e माइनस b0 श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। पोटेंशियल ऑलरेडी माइनस b0 है, एनर्जी के लिए माइनस e लिखा है, तो ये जो मल्टीपल है 2m by h क्रॉस स्क्वायर b0 माइनस e, हमने इसको k2 मान लिया है और k2 मानने के बाद यह सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और इसमें फिर जो सॉल्यूशंस है psi 2 = ce⁻ik2x प्लस de⁻−ik2x। अगेन थर्ड रीजन में पहले रीजन की भांति श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा और psi1 की तरह इसके सॉल्यूशन आ गए f⁻−k1x g⁻k1x और ये सॉल्यूशन बगैर आयोटा के हैं, ध्यान रहे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में माइनस साइन आ रहा है। अब इस बात को समझ लीजिएगा, पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव होने के कारण पार्टिकल का फर्स्ट रीजन में रिफ्लेक्शन हो अथवा थर्ड रीजन में ट्रांसमिशन नहीं होगा, पार्टिकल बाउंड स्टेट में रहेगा और बाउंड स्टेट में पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन होगा। हम मैथमेटिकली भी इस बात को चेक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रीजन में यदि x =−∞ रखा जाए, बाउंड्री रखा जाए, तब भी psi1 का मान फाइनाइट होना चाहिए। be⁻−k1x टर्म वेव फंक्शन पहले रीजन के को इनफाइनाइट बना रही है, इसलिए हमें इस टर्म को छोड़ देना है, क्योंकि वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए। ये हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल पास्टुलेट्स में है। इसी प्रकार से थर्ड रीजन जो x = पॉजिटिव इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, जब हम उसमें रखते हैं इस मान को, तो g⁻k1x टर्म पॉजिटिव से इनफाइनाइट हो रही है, वेव फंक्शन को इनफाइनाइट बना रही है। इसलिए गणितीय रूप से चाहे ये सॉल्यूशन सही होगा, लेकिन यह सॉल्यूशन का एक भाग अपने इस प्रॉब्लम में फिट नहीं हो रहा है। इसके कारण psi3 जो इनफाइनाइट हो रहा है वो g के कारण हो रहा है, अतः हमने g को भी नेगलेक्ट कर दिया है। अब तीनों क्षेत्रों में जो समीकरण बनेगी वो हो गई केवल psi1 = ae⁻−k1x, psi2 = ce⁻ik2x प्लस de⁻−ik2x, whereas psi3 is equals to f⁻−k1x। हमने तीनों रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लिए हैं, श्रोडिंगर इक्वेशंस के सॉल्यूशन लिखे, और तीसरा स्टेप श्रोडिंगर इक्वेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने उस सॉल्यूशन को अपनी प्रॉब्लम में फिट करके चेक कर लिया है और जो उसमें कमी है उसकी पूर्ति की है, और यदि कोई एक्स्ट्रा टर्म आ रही है तो हमने उसको डिलीट किया है। अपनी जो एक्स्ट्रा टर्म था कि जैसे वेव फंक्शन हमेशा फाइनाइट रहना चाहिए, अगर किसी टर्म के कारण इनफाइनाइट हो रहा है तो हमने उसको रिजेक्ट किया है। चौथा और आखिरी स्टेप है कि हम इसकी बाउंड्री कंडीशन लगाएं। तो इस केस में जो बाउंड्री मिल रही है वो दो जगह मिल रही है, x = 0 पर मिल रही है, x = a पर मिल रही है। तो हमने psi1 = psi2, ग्रेडियंट psi1 = ग्रेडियंट psi2, x = 0 पर एक बाउंड्री कंडीशन का सेट हुआ, और जो दूसरी कंडीशंस है वो है psi2 = psi3, ग्रेडियंट psi2 = ग्रेडियंट psi3। यह मान जो बनेगा ये x = a पर बन गया। तो इन बाउंड्री कंडीशंस के सेट से हम चार कंडीशन प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखिए, पहला है a = c + d, दूसरा है k1a = iK2c - ik2d। तीसरी इक्वेशन जो मिल रही है वह दूसरे सेट से मिल रही है ce⁻ik2a प्लस de⁻−ik2a = f⁻−k1a, और
इस बाउंड्री कंडीशंस की आखिरी शर्त से हमको चौथी समीकरण मिल रही है। इसका मान है आई के टू सी ई की पावर आई के टू ए माइनस आई के टू डी ई की पावर माइनस आई के टू ए इज इक्वस टू माइनस के वन एफ ई की पावर माइनस के वन ए। ये चार इक्वेशंस हमको मिल गई हैं। अब आप खास बात देखिएगा, ये चार इक्वेशंस जो मिली हैं ये ए सी डी एफ चार कांस्टेंट में मिल गई हैं। हम इन इक्वेशंस को कपल्ड इक्वेशन या ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहते हैं। अब हमें इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना है। इसके सॉल्यूशंस के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, होते हैं। उनमें से एक जो सबसे आसान प्रकार है जो मुझे लगता है वह ये है कि हम इन चारों कांस्टेंट के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट बना लें और वह डिटरमिनेंट जीरो कर दें। और जब हम उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कुछ एनर्जी आइगन वैल्यू मिल जाएगा। तो अपने पास चार इक्वेशंस है ए सी डी एफ की। इन चारों इक्वेशन से हमने इनके कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बना लिया है। आप देखिएगा 4x4 ऑर्डर की एक डिटरमिनेंट ए सी डी एफ कॉन्स्टेंट की बन गई है और मैंने इसको जीरो के बराबर कर दिया है। हमने छोटी क्लासेस में डिटरमिनेंट को हल करना सीखा हुआ है और हम जानते हैं डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो अथवा कॉलम में जितने अधिकतम जीरो पैदा किए जाएं उतना डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन आसान हो जाता है। हम देख रहे हैं इस सेकंड कॉलम में ऊपर -1 है, थर्ड कॉलम में भी -1 है। तो हम एक ऑपरेशन करते हैं C1 + C2 और C1 + C3 और उससे निश्चित रूप से हमको C2 और C3 में जीरो मिल जाएगी। तो इस संक्रिया करने के बाद यह डिटरमिनेंट इस प्रकार से बन जाती है। इसमें पहली जो रो है उसमें 3 जीरो बन गई है। अब C1 के अंदर 1 है तो हम इस 1 के मान को ले लेते हैं और 1 के मान को जब हम लेंगे तो यह मान 4x4 डिटरमिनेंट से 3x3 ऑर्डर का बन गया है, जो इस प्रकार से लिखा है। और इसमें भी पहले कॉलम में जो C3 का जो पहला कॉलम है उसमें भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए मुझे K1 माइनस आयटा K2 और का कोफैक्टर लेना है, K1 प्लस आई K2 का कोफैक्टर लेना है और उसे सॉल्व करना है। इस प्रकार से मैंने इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व किया है, इसके सॉल्यूशन आप देखिए, मैंने पूरे सॉल्यूशंस के जो प्रकार हैं पूरा डिटेल इस आर्टिकल में दिया है। और जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमें समीकरण जो प्राप्त होती है वह है K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर साइन K2A प्लस 2K1 K2 कॉस K2A इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं tan K2A दैट इज़ साइन K2A बाई कॉस K2A इज इक्वल्स टू माइनस 2K1 K2 अपॉन K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर। हमने इस ट्रांसीडेंटल इक्वेशन को इस मोड पे ले आए और अब हम इसको देख रहे हैं आप, क्योंकि जो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है वह K2A में आ गई है। और अब हम इसे सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल अप्रोच को यूज करते हैं। इस ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का पहला पार्ट हमने माना वो y1 है जिसे हम K2A कह रहे हैं, और जो दूसरा भाग है माइनस 2K1 K2 अपॉन K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर, इसको हमने y2 मान लिया है। y1 और y2 को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। आप देखिएगा चूँकि tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, इसलिए π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 3π और इन सभी पर डिफरेंट वैल्यूज़ दे करके हमने ग्राफ को प्लॉट किया है y1 को, और दूसरे बिंदुओं पर हमने y2 को प्लॉट किया है। और हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों ग्राफ हैं इन दोनों ग्राफ के हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं। दोनों ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वह पॉइंट K2A का वह मान देगा जिस पर समीकरण 1 संतुष्ट होगी। समीकरण 1 कौन सी है? जिसमें हमने tan K2A को लिखा है। हमें जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे
उस जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे उन्हीं के संगत हमें K2A के अलग अलग मान मिलेंगे, और K2 में चूँकि एनर्जी है इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी आइगन वैल्यू प्राप्त होंगी। ध्यान रहे K2A का मान 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक स्क्वायर रूट ऑफ 2m/h क्रॉस स्क्वायर B0 स्क्वायर A स्क्वायर तक हो सकता है। सपोज बीटा इज़ लेस देन और इक्वल्स टू n पाई है, तब निश्चित रूप से हमें n इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। इसका अर्थ हुआ कि हमको n एनर्जी लेवल प्राप्त होंगे, और यदि बीटा इज़ लेस देन और पाई है तब केवल एक सिंगल अलाउड एनर्जी लेवल हमको मिलेगा, जिसका जो वेव फंक्शन होगा वो उसका निरूपण इस प्रकार से होगा। इस आर्टिकल से हम ये भी समझ सकते हैं कि यदि पोटेंशियल बेल की डेप्थ बढ़ाई जाए, डेप्थ बढ़ा रहे हैं -B0, अगर बढ़ाई जाए तो बीटा का मान बढ़ेगा, और बीटा का मान बढ़ने पर फिर उस केस में नए नए एनर्जी लेवल अपीयर्ड होंगे। अंतर क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार जो पार्टिकल एनर्जी है वह है -B0 से 0 तक, यानी टॉप लेवल तक स्क्वायर वेल पोटेंशियल के कंटिन्यूस होगी, जबकि हम ये देख रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार एनर्जी के जो मान हैं वो कंटिन्यूस नहीं हैं बल्कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार पार्टिकल के बाहर पाई जाने की प्रायिकता भी होती है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स इस बात के लिए रिजल्ट केवल 0 शो करती है। स्क्वायर वेल पोटेंशियल का जो ये बाउंड सिस्टम है जिसमें एनर्जी का मान निगेटिव होता है, इस प्रकार से एनर्जी आइगन वैल्यू देता है। और हम अपने पाठ्यक्रम में एक पोटेंशियल प्रॉब्लम और है जिसे हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। उस प्रॉब्लम को हमने क्लासिकल व्यू से छोटी क्लासेज में पढ़ा हुआ है। हम ये देखेंगे कि यदि हम क्वांटम मैकेनिक्स से करते हैं तो उसमें किस प्रकार के अंतर आते हैं, किस प्रकार के रिजल्ट में परिवर्तन होंगे, उसका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।